भूखों से भरे परिवार ने खाया पहली बार जादुई खाना। गरीब सुरेखा चूल्हे पर बड़े ही दुखी मन से दाल उबाल रही होती है, तभी रेवती आती है। सुरेखा, रोटी खाना बन गया तो अखिलेश पवन को परोस दे। और ये क्या बहू, एकदम पतले पानी जैसी दाल क्यों बनाई है? माँ जी, डिब्बे में केवल एक मुट्ठी दाल पड़ा था तो बस वही उबाल दिया। आटा भी थोड़ा है, केवल 7 से 8 रोटी बन पाएंगी, सब लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। ऐसे बोलते हुए सुरेखा के शब्दों में घर में छाई अथाह गरीबी और भूखमरी भरे हालात साफ साफ झलक रहे थे। चल, जितनी रोटियां पकती हैं उसमें घर के मर्दाना खा लेंगे। उन्हें सारा दिन बाहर जाकर कड़ी धूप में मेहनत करना है। बाकी मैं और तू और किरण मकई का सतुआ पड़ा है ना, घोल कर पी लेंगे। जाने हमारे घर से गरीबी कब जाएगी। सुरेखा पवन अखिलेश को पानी वाली दाल के साथ रोटी परोस देती है। तभी देखा देखी बच्चे भी खाना मांगते हैं। मम्मी मम्मी, मुझको भी दाल रोटी दे दो, भूख लग गया। और मैंने कल रात को खाना नहीं खाया था, तो रात के बदले का खाना मुझको अभी देना, पूरी 4 रोटी देना। पारस बेटा, थोड़ी देर इंतजार करो, पिताजी और चाचा को खा लेने दो, फिर मैं देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी खाना चाहिए तो चाहिए। भाभी लाकर दे दीजिए ना। सुरेखा पारस को 1.5 रोटी और दाल डाल कर देती है तो वह डबडबाई आंखों से कहता है, माँ, ये दो, पूरी 2 रोटी भी नहीं है, इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा। पारस, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, खा लो। और अभी बड़ी दादी और दादाजी भी खाने को बाकी बचे हैं, रोटी कम है। सुरेखा, ये मेरी थाली में एक रोटी बच रही है, पारस को दे दो, खा लेगा। मैं जानती हूँ जी, आपने अपनी भूख मार कर ये रोटी छोड़ दी ताकि पारस भरपेट खा सके। क्यों मां अन्नपूर्णा, जिस घर में तुम्हारे एक एक दाने की कदर होती है फिर भी उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। वहीं अमीर एक खाने के पीछे लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन अन्न की कदर नहीं करते। अच्छा माँ बाबूजी, हम चलते हैं। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना, बाहर बहुत कड़ी धूप पड़ रही है। सुनिए जी, आते वक्त याद से राशन पानी लेते आना, रसोई में राशन खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। रामनाथ के गरीब परिवार में कुल मिलाकर 9 से 10 जन खाने वाले हैं, जबकि कमाने वाले केवल 2 भाई। दोनों अनपढ़ होने के चलते मजदूरी का काम करते हैं। बदले में दोनों को 150 से 200 की दिहाड़ी हाथ आती है, जिसमें इतने में परिवार का पेट भरवाना कठिन होता है। कई बार तो बेचारे गरीब परिवार वालों के सामने ऐसी हालत भी पैदा हो जाती है जब उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। अखिलेश भैया, आज तो पूरी सवेरे सवेरे सड़क तवे के जैसे धधक रही है, काम पर जाने का जरा सा भी जी नहीं कर रहा है। पवन, तुझे तो पता है हम दोनों भाई पर ही घर टिका हुआ है। अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो घर का चूल्हा जलना आफत हो जाएगा। गरीबों के भाग्य में आराम करना नहीं लिखा होता। कुछ ही देर में दोनों भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां गरीब मजदूर सर पर बड़े बड़े तसलों में ईंटें उठाकर तपती गर्मी में ढो रहे थे। वहीं कामचोर मालिक चेतन छतरी में ठंडक में बैठकर रौब झाड़ रहा था। अरे ओ हरामखोर, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, ऐसे ढिलाई से काम करोगे तो दिहाड़ी काट लूंगा, फिर चिक चिक बाजी मत करना। हाँ, जयराम जी की सेठ जी। लो जी, आ गए मालिक साहब लोग। अरे तुम दोनों भाइयों ने क्या लेट लतीफ आने की कसम खा ली है क्या? हाँ, सुधरोगे नहीं तुम, चलो जल्दी से काम पर लगो। दोनों भाई दिन भर में हजारों ईंट ढोते हैं। चलो, सब लोग खा चुके हैं तो सांझ के लिए अभी चूल्हा लीप लेती हूँ। तभी सुरेखा की बेटी आंचल रसोई में सूखा सा चेहरा लेकर आती है और भूख के भाव से कहती है, माँ, ये परात में जो एक रोटी पड़ी है, ये किसके लिए है? मैं खा लूं क्या? मुझे और भूख लगी है। नहीं बिटिया, ये रोटी किरण बुआ के हिस्से की रखी है, वो खाएंगी। ठीक है माँ। बेचारी आंचल भूखी शक्ल लेकर बाहर चली जाती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दोपहर में बूढ़ी दादिया सास सीतामणि दरवाजे पर बैठी थीं, तभी उसे खुशबू आती है। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है पड़ोस वाले शुद्ध घी में हलवा पूरी बना रहे हैं। जी ललचा गया। वैसे एक बार के खाए खाए सारा दिन यूं ही भूखे कट जाता है। अरे सुरेखा बहू, सुन जरा। जी बाबूजी, कहिए ना। थोड़ा आटा का हलवा बना ले, खाने का बड़ा जी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। जी अच्छा, बनाती हूँ। तभी रेवती लाचारी भरे लहजे से उसे रोक देती है। रहने दे बहू, हलवा मत बना, वरना शाम को रोटी बनाने के लिए आटा कम रहेगा तो भूखे सोना पड़ेगा।
पूरा परिवार चुप्पी साध लेता है। इसी तरह कम कमाई के चलते पूरा परिवार आधा पेट खाकर रह जाता है, जिससे किसी की भूख नहीं मिट पाती थी। फिर एक दिन काम पर, चलो चलो, थोड़ी देर के लिए काम रोक कर सब रोटी पानी खा लो। ऐसा बोलकर चेतन जब अपना टिफिन खोलता है तो उसमें कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, पनीर नान था। आहा भाई वाह, लुगाई हो तो ऐसी, रोज रोज ऐसे बदल बदल कर किस्म किस्म का खाना खाने को मिल जाए, जिंदगी सफल हो। मेरी तो जीभ लपलपा रही है अब। चेतन खाने पर टूट पड़ता है। वहीं बगल में जमीन पर दोनों भाई पवन, अखिलेश प्याज के साथ एक रोटी बांटकर खा रहे थे। खाने की खुशबू उन तक पहुंच रही थी। ये भी क्या जिंदगी है भैया, दिन भर पसीना बहाने के बावजूद भी हम अपने परिवार वालों को भरपेट नहीं खिला पाते। गरीब के नसीब में केवल नमक रोटी खाना ही लिखा होता है भाई, खा ले। ऐसे ही दिन ढलते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाते हैं जब पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। माँ बड़ी जोरों की भूख लगी, तुम पिछले 2 दिनों से खाना नहीं बना रही हो, भूख के मारे पेट दुख रहा है। आंचल को भूख से मचल कर रोते देखकर सुरेखा उसे दिलासा देती है। आंचल बेटी, दादी गई है राशन लाने के लिए, आने दो, फिर गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी, ठीक है? अरे माँ जी, आप राशन ले आई? नहीं बहू, लाला ने उधार में राशन नहीं दिया, जाने भगवान कहाँ सोया है, सोचा नहीं था इतना बुरा दिन देखना पड़ेगा। सुरेखा रसोई में आकर कनस्तर में लगा थोड़ा आटा इकट्ठा करके रोटी बनाती है। शुक्र है भगवान की दया से 2 रोटी तो बन गई। पारस, आंचल लो, खा लो। बेचारी गरीब बहू ने अभी थाली परोसी ही थी, तभी दरवाजे पर एक बुढ़िया आती है, क्योंकि पसीने पसीने थी। कंधे पर एक झोला था और चेहरा भूख से भरा हुआ था। अरे सुनो बेटी, बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी भूख लगी है, 2 रोटी खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ, लाती हूँ अम्मा जी, भीतर आ जाइए, बाहर धूप है ना। सुरेखा आदर के साथ अम्मा को घर में बैठाकर ठंडा ठंडा पानी और सूखी रोटी परोसती है। अम्मा माफ करना, अभी हमारे घर के हालात भी गरीबी भरे चल रहे हैं, तो सब्जी नहीं है, यही रोटी है। कोई नहीं बेटी, भूख में तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है। सुरेखा अम्मा को पंखा डुलाती है। खा पी चुकने के बाद बुढ़िया जाते हुए मुट्ठी भर चावल उसे देती है। बेटी, मेरे पास तुझे देने को धन तो नहीं, केवल ये थोड़ा अनाज है, इसे तुम रख लो। सुरेखा बुढ़िया का दिया चावल लेकर भीतर आ जाती है। तभी पारस जिद पकड़ लेता है कि माँ, अब तो भूख से मेरा पेट भी दुखने लगा, कुछ नहीं है तो ये चावल बना दो ना, मैं खा लूंगा। पारस, ये एक मुट्ठी चावल बहुत थोड़ा बनेगा, ठीक से 2-4 कौर भी नहीं खा पाओगे। कोई नहीं बहू, जो है वही उबाल दे, बच्चों के शरीर में 2 निवाला तो जाएगा। सुरेखा बेमन से जैसे ही वो मुट्ठी भर चावल पकाने चलती है, तभी एक सुनहरी चमचमाती रोशनी होती है और पलक झपकते पूरा बर्तन लजीज बिरयानी से लबालब भर जाता है। इतने में घर के मर्दाने भी अंदर आकर बड़ाई करते हैं। अरे वाह, आज तो रसोई में से बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, कुछ खास पक रहा है क्या? अरे क्या बात है भाभी, आज आपने बिरयानी बनाई है, आज तो दावत हो गई। जादुई खाना देखकर पारस खुशी से नाचने लगता है। ओ बेटे, आप मौज कर दी, आज तो मैं पेट भर कर बिरयानी खाऊंगा। माँ जल्दी से बिरयानी परोस दो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो 2 बार खाऊंगी बिरयानी। जहाँ खाने में बिरयानी बना देखकर भूखे ससुराल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुरेखा अचंभित होकर बोलती है, मगर मैंने तो अम्मा का दिया एक मुट्ठी चावल डाला था, तो ये पतीले भरकर बिरयानी कैसे बनी? ये क्या जादू था? तभी एकदम से भविष्यवाणी होती है। अचंभित मत हो, तुम सब बहुत ही भले लोग हो, इसे तुम अपने सब्र का मीठा फल समझो। इतने वर्षों तक तुमने रूखा सूखा आधा पेट खाकर जो दुख काटे, इसे खाने के बाद तुम्हारा भूखा परिवार तृप्त हो जाएगा और इस परिवार में आज के बाद खाने की घटी कभी नहीं होगी। इसके बाद सुरेखा सबको गर्मा गर्म बिरयानी परोसती जाती है। क्या लजीज बिरयानी है, अरे मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे तो फिर देर किस बात की है, चलो हल्ला बोलो सब। पूरा परिवार जादुई खाने का लुत्फ उठाते हैं। आज तो जैसे हम भूखों से भरे परिवार वालों की दावत हो गई, पहली बार हमको पेट भरकर खाने को मिला है। अरे बहू, थोड़ा और बिरयानी तो डाल। भाई, मेरा तो बिरयानी खाकर पेट भर गया, इस पर कुछ मीठा खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। इतना बोलने के साथ बर्तन में बिरयानी की जगह शाही टुकड़ा आ जाता है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। दादी,
दुख के दिन गए दादी माँ, अब तो हम रोज रोज रज कर जादुई खाना खाएंगे, वो भी भर पेट। उस दिन के बाद से भूखों से भरे परिवार वाले हर दिन हंसी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। क्या बात है भाई साहब, इस बार तो आपने अपनी दुकान में काफी रंग बिरंगे गुलाल लगा रखे हैं। काला, सफेद, नारंगी, सारे रंग गुलाल हैं इस बार। अरे भाई साहब, होली सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि रंगों का भी त्योहार है। अब रंगों के त्योहार में भला 2-4 से क्या काम चलेगा, कम से कम 15-20 रंग तो होने चाहिए ना। वो तो है। चलिए आप मुझे ये सारे रंग आधे किलो पैक करके दे दीजिए। इस बार होली मनाने के लिए हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं। बस 5 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से सारे रंग पैक कर देता हूँ। शहर के पास ही बसे रामपुर नामक एक छोटे से गांव में ये पांचों भाई गुलाल बेचने का काम किया करते थे। सालों से गांव के ज्यादा लोग उनके यहाँ से गुलाल लेते थे। वो गुलाल बेचकर पांचों भाई अपना और अपनी पत्नियों का काफी अच्छा गुजारा चला लिया करते थे। और होली के करीब तो जैसे मानो उनके घर में मां लक्ष्मी का ही वास हो जाता था। इस बार तो आप लोगों की काफी अच्छी कमाई हुई है ना। मैं तो कहती हूँ कि अब हम इस छोटे से घर को जुड़वाकर एक बड़ा सा घर बनवा लेते हैं। कल को परिवार बढ़ेगा तो घर भी तो बड़ा होना चाहिए ना। आप लोग कब तक हर जगह पैदल जाया करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि अब आप लोग भी बाइक ले लीजिए। अब ये भी कोई बोलने की बात है। बस ये होली का त्योहार निकल जाए, फिर हम लोग घर भी बनवा लेंगे और लगे हाथ बाइक भी ले लेंगे। पूरा परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी काट रहा था। जैसे जैसे होली के दिन आ रहे थे वैसे वैसे उनके ग्राहक भी बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं के बीच उस गांव में ही एक प्रेमनाथ नाम का एक और गुलाल का ही दुकान का मालिक था। कहने को प्रेमनाथ भी इन पांचों भाइयों की तरह गुलाल बेचा करता था, लेकिन गांव के सिर्फ 3 से 4 लोग ही उससे गुलाल लिया करते थे, जिसके चलते प्रेमनाथ का काफी नुकसान होता है। अरे पांचों भाइयों ने गुलाल बेचने का काम शुरू किया है, तब से मेरा तो धंधा ही बंद हो गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब कटोरा लेकर मंदिर के बाहर 1-1 रुपए के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। प्रेमनाथ अपनी ईर्ष्या के चलते उन पांचों भाइयों के गुलाल में कुछ मिलावट कर देता है। और आज होली का दिन था। होली के दिन सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन जब भी वो मिलावट वाला गुलाल किसी के चेहरे पर लगता तो उसके चेहरे पर बहुत तेज जलन होने लगती और कई लोगों के तो चेहरे भी बुरी तरह से लाल पड़ चुके थे, जिसके चलते सब लोग गुस्से में तिल मिलाते हुए उन पांचों भाइयों की दुकान पर जाते हैं। अरे ये तुम पांचों ने गुलाल में क्या मिलाया है? तुम्हारे गुलाल लगते ही सभी के चेहरे जलने लगते हैं। गुलाल में क्या मिलाएंगे? इतने सालों से हम लोग गुलाल बेच रहे हैं, हमें नहीं पता। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो किसे पता होगा? भगवान के लिए सब शांत हो जाइए। हमारे पति कह रहे हैं ना, जब उन्हें नहीं पता। ये गुलाल तो बाहर से बनकर आते हैं, हमारे पति तो बस इन्हें बेचने का काम करते हैं। अरे गुलाल तो मैं भी बेचता हूँ, लेकिन जो भी कोई मुझसे गुलाल खरीदता है, मजाल है कि उसके चेहरे पर या शरीर पर कोई भी हानि हो। जरूर इन लोगों ने गुलाल में कोई मिलावट की है। मैं तो कह रहा हूँ इनका सारा गुलाल फेंक दो और इनके दुकान भी तोड़ डालो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। ये ऐसे लोगों को दुकान चलाने का कोई हक नहीं है। सभी गांव वाले मिलकर पहले तो उन पांचों भाइयों की काफी पिटाई करते हैं और सारा गुलाल जमीन पर फेंक कर उनकी दुकान भी तोड़ देते हैं। घर में रखी जमा पूंजी उन पांचों भाइयों के इलाज में लग जाती है, लेकिन अब उनके पास रोजगार का कोई भी जरिया नहीं था और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। छोटी मोटी नौकरी करके ही अब उन सबको अपना गुजारा चलाना पड़ रहा था। भैया प्रेमनाथ की दुकान पर ग्राहक आने नहीं रुकते थे। धोखेधड़ी से प्रेमनाथ की अब काफी ज्यादा कमाई होने लगी थी। ऐसे कुछ समय और गुजरता है और अब एक बार और होली का त्योहार आने वाला था। एक बार फिर होली का त्योहार आने वाला है। हर साल होली के त्योहार पर हमारे घर में कितनी खुशियां होती थी ना। हम सब लोग अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते थे, लेकिन देखिए इस बार सब कुछ कितना बदला हुआ है। हम लोग फिर से गुलाल का काम शुरू कर पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम बाहर से गुलाल मंगवा सके, और ना ही अब कोई गांव वाला हमसे गुलाल खरीदेगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कब तक हम ऐसी छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा चलाएंगे? ऐसे मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर लोग हमसे गांव में गुलाल नहीं खरीदते? हम शहर जाकर गुलाल तो बेच सकते हैं ना। हमारे गांव से शहर है ही कितना दूर। और आप लोगों को बाहर से गुलाल मंगवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम कई चीजों से घर में ही गुलाल बना सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ के साथ घर में ही गुलाल बनाया करती थी, इसलिए मुझे पता है कि हम किन किन तरीकों से गुलाल बना सकते हैं। बस हमें आप लोगों का साथ चाहिए। अपनी बीवियों की इतनी हिम्मत देख उन पांचों भाइयों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद वो पांचों बहुएं अलग अलग जुगाड़ से होली का गुलाल बनाने की तैयारी करती हैं। अरे राशि, हमने तो जंगल से कितनी तरह की फूल इकट्ठा कर लिए हैं। इतनी फूल तो गुलाल के लिए काफी होंगे ना। ये देखो, यहाँ तो गुलाबी रंग के भी फूल हैं। चलो इन्हें भी तोड़ लेते हैं।
आगे और देखते हैं, क्या पता आगे और ज्यादा फूल मिल जाए। फूलों की तलाश में प्रीति और राशि जंगल के काफी अंदर तक चली जाती हैं। वहां पर भी फूलों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी कि तभी प्रीति की नजर लाल और चॉकलेटी रंग के बड़े बड़े पत्थरों पर जाती है, जिसे देख राशि ये देखो, ये पत्थर तो पूरी मिट्टी के बने हुए हैं। जैसा अगर हल्का सा भी इस पर हाथ लग गया तो ये मिट्टी गिरेगी। और जरा ये मिट्टी देखो, दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अरे ये कोई ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है, बल्कि पहाड़ी मिट्टी है। पता है, कई गांव में इन मिट्टियों से सजने संवरने का सामान बनाया जाता है। चलो हम इस मिट्टी को भी ले चलते हैं। फूलों के साथ साथ उस रंग बिरंगी मिट्टी को भी इकट्ठा करके वो दोनों घर आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी बहू ने ढेर सारी सब्जियां और फलों को इकट्ठा कर लिया था। तुम लोगों ने जंगल से कितने तरह के फल इकट्ठा किए हैं, और ये सब्जियां, ये सब तो खाने के लिए थी ना। इन सब्जियों और फलों का क्या करोगे तुम? अरे हम इसे भी गुलाल बनाएंगे। इनके रस से हमें अलग अलग तरह के रंग मिलेंगे और फिर हम उसे आराम से गुलाल बना सकते हैं। ज्यादा फिक्र मत करिए, बस हमारा कमाल देखती जाइए। काफी सारे फल, फूल, मिट्टी, यहाँ तक कि ताजी ताजी हरे घास भी इकट्ठा कर ली थी, जो उनके गुलाल के रंग बनाने के लिए काफी ज्यादा थी। तुम लोगों ने गुलाल के रंग के लिए तो सारा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब गुलाल कैसे बनाओगे? इन रंगों से तो गुलाल नहीं बन सकता ना। ये तो हमें भी पता है कि रंगों से गुलाल नहीं बन सकता, इसलिए तो मैंने साल भर के राशन से ये थोड़ा थोड़ा बेसन आटा और इकट्ठा किया था। इसके अंदर हम ये सभी रंग मिलाएंगे और इन्हें सूखने के लिए रख देंगे। फिर देखिएगा 1 से 2 दिन के बाद हमारा गुलाल बनकर तैयार हो जाएगा। वो पांचों बहुएं अब आटे, बेसन और मैदे के अंदर अलग अलग तरह के सब्जी, फल, घास और मिट्टी को मिलाती हैं और देखते ही देखते 2 से 3 दिन के अंदर ही उनके गुलाल बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें लेकर अब वो भगवान का नाम लिए शहर जाती हैं और अपने गुलाल बेचने लगती हैं। ये सारे कलर हर्बल तो है ना? वो क्या है ना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जब भी मैं गुलाल लगाती हूँ तो मेरी स्किन लाल पड़ जाती है। इससे तो लाल नहीं पड़ेगी ना? अरे बहन जी, बेफिक्र होकर लेकर जाइए। ये सारे गुलाल हमने खुद अपने घर पर बनाए हैं। अगर इसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो? पास में जो रामपुर गांव है, हम वहीं रहते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वहाँ पर आ जाना। हम आपको लिखकर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई सारे कस्टमर उन पांचों बहुओं की बात सुनकर उनसे गुलाल के पैकेट ले लेते हैं। होली में अब 2 से 3 दिन रह गए थे, जिसके चलते ऑफिस, स्कूल और कॉलेजेस में सब लोग पहले ही होली मना रहे थे। जब भी कोई इन पांचों बहू के बने हुए गुलाल को होली के तौर पर एक दूसरे पर लगाता तो चेहरे और हाथ पर लाल की बजाय उनकी स्किन ग्लो करने लगती, जिसके चलते अब कई सारे लोग इन पांचों बहू से गुलाल लेने के लिए आते हैं। ये गुलाल तो सच में काफी अच्छे हैं। इन्हें लगाने के बाद तो मेरे चेहरे पर ग्लो ही आ गया। ये पहली बार हुआ है कि गुलाल लगाने से चेहरे पर ग्लो आया है। आपके गुलाल काफी पसंद आए। कॉलेज में तो मेरे दोस्तों ने भर भर के गुलाल लगाया मुझे। हाँ, मुझे तो लगा कि साल भर से पहले ये रंग छूटेगा ही नहीं, लेकिन जब नहाकर निकला तो ऐसे लगा कि जैसे शहद की बोतल में डूब के निकला हूँ। कस्टमर की बात सुनने के बाद तो सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और ऐसे ही अब 2 दिन और गुजर जाते हैं। होली का सिर्फ 1 दिन था। गांव के सभी लोग प्रेम न सही गुलाल लेने में लगे हुए थे। तकरीबन रात के 10 बजे प्रेमनाथ अपनी दुकान बंद करके जा रहा होता है। अरे पांचों भाइयों को फंसाकर कितनी अच्छी कमाई हो गई मेरी। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं इनके गुलाल में दवाई मिलाई थी। वो प्रेमनाथ, मानना तो पड़ेगा तुझे। प्रेमनाथ की बात वहां से गुजर रहे छोटे बच्चों ने सुन ली थी। वो बच्चा ये सारी बात आकर उन पांचों बहू को बताता है, लेकिन बच्चों की बात पर अब गांव में कौन यकीन करने वाला था। पांचों बहुएं असलियत जानने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और दिन गुजरता है और आज फिर से वो शहर आकर गुलाल बेचने लगते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक वीर नाम के लड़के से होती है। क्या फिर गुलाल प्रॉपर नेचुरल तरीके से बने हुए हैं? हाँ, मेरे घर वाले भी आपसे गुलाल लेकर गए थे। मुझे तो वो गुलाल काफी पसंद आया। आप इतना अच्छा गुलाल बेचते हैं, आपकी तो खुद की कोई बड़ी दुकान होनी चाहिए थी। भाई साहब, हमारी भी एक बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगती, देर नहीं लगती। वीर को सारी बात बताते हैं, जिसे सुन। बहुत सीरियस मैटर है, आप लोगों को कोई एक्शन लेना होगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है। पुलिस की मदद से बड़ी आसानी से प्रेमनाथ के मुंह से सच निकलता है और अब सभी गांव वाले भी उन पांचों बहू और उनके पतियों से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो पांचों बहुएं अपने आप गांव में अपने जुगाड़ से बने हुए गुलाल बेचते हैं और इसी काम को अपने पतियों के साथ अब जारी रखकर एक अच्छी जिंदगी जीती हैं।